Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, that is first, there is change in the RBI governorship. New governor has been appointed. He is Mr. Sanjay Malhotra. He would be the next 26th governor of RBI. So we will look into that. Second is after Assad's ouster, India calls for inclusive political process in Syria. So political जो shift है, political change आपको देखने को मिलेगा in Syria after the fall of Bashar al-Assad's government. तो बशर अल असद्स गवर्नमेंट. सो यहाँ पर क्या implications होंगे, what was the background and what was the backdrop of this change and shift in policy, we will look into that. Third is frigate INS Tushil commissioned into Indian Navy at Kaliningrad. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हाउ रशिया एंड इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड इन मेकिंग INS तुशील एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी कमीशन इन इंडियन नेवी एंड इट हैज़ बीन मेड इन रशिया बाय रशियन कंपनी एंड ये जो है कैलिनिनग्रेड में जो है इसको कमीशन किया गया है. नाउ इट विल कम टू इंडिया एंड इट विल बी कमीशन. दिस इज़ द थर्ड न्यूज़. एंड फोर्थ इज अप्रोच Election Commission to enact POSH Act. POSH is Prevention of Sexual Harassment in workplaces. जो एक्ट है इनको पॉलिटिकल पार्टीज में भी अप्लाई करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो ये चारों न्यूज़ आज के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक करके चारों न्यूज़ को डाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, पहला है यूनियन गवर्नमेंट ने मिस्टर संजय मल्होत्रा को दे नेम्ड हिम एज द न्यू RBI गवर्नर. ठीक है, तो RBI के जो गवर्नर है ये प्रीवियस गवर्नर श्री शक्तिकांता दास, उनका टेन्योर एंड हो गया है और अब मिस्टर संजय मल्होत्रा इज़ द न्यू RBI गवर्नर. तो यहाँ पर कल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम एक अपॉइंट किया है RBI के गवर्नर को. तो सेंटर ने मंडे को अनाउंस किया कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो प्रीवियस रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा जी को. ये पहले बिफोर RBI गवर्नरशिप ही वॉज रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड वो क्या थे, वो 26 गवर्नर बनेंगे RBI के. और शक्तिकांता दास जी का जो है 6 साल का टर्म जो है ये ख़त्म हुआ है ऑन दिस ट्यूसडे. ठीक है, ये ट्यूसडे को उनका टर्म जो है ख़त्म हो गया था एंड ही वुड लीव द ऑफिस एंड संजय मल्होत्रा विल बी द नेक्स्ट RBI गवर्नर. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, वो पब्लिक पॉलिसी परस्यू करने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए इन USA. तो वो जो है उन्होंने अपना डिग्री जो है इन कंप्यूटर साइंस उन्होंने लिया IIT कानपुर से एंड नाउ he had taken मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. फिर 1999 में उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया एंड वो उनको IAS सर्विस मिला राजस्थान कैडर में एंड देन राजस्थान कैडर करने के बाद एंड ही रोज टू प्रमोशन होते गए. ही बिकेम द रेवेन्यू सेक्रेटरी, वो जो है वो बन गए थे संजय मल्होत्रा जी. और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में उनका एक्सपीरियंस है. जैसे ही हैड वर्कड फॉर 33 years इन वेरियस सेक्टर्स सच एज, उन्होंने पावर में भी काम किया है, फाइनेंस एंड टैक्सेशन में भी काम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काम किया है, उन्होंने माइंस वगैरह में भी ही हैड वर्क. सो ही हैज़ अ डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस. तो उसकी वजह से उनको न्यू RBI के गवर्नर के रूप में सिलेक्ट किया गया. ठीक है, यहाँ देखिए RBI का जो गवर्नर है इसका प्रोसेस क्या है. इसका प्रोसेस जो है RBI के गवर्नर जो है कैसे अपॉइंट किया जाता है, थ्रू दी RBI एक्ट ऑफ 1934. एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एक्ट. RBI एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो किया जाता है. द लॉ स्टेट दैट द चीफ इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉट प्रेसिडेंट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है RBI के चीफ को अपॉइंट करती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट दे के कन्फ्यूज किया जा सकता है बट इट इज़ RBI के जो गवर्नर है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इज अपॉइंटेड. ये जो अपॉइंटमेंट होता है ना, बेसिकली कैसा होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल दे मतलब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट और उसके बाद वो कैंडिडेट को वो गिव देयर नेम टू दी कमिटी और वो कमिटी जो है वो क्या करते हैं, आगे अपॉइंटमेंट करते हैं. तो ये जो कमिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कौन सा कमिटी इनको कहते हैं, हम इसको कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी. ये जो कमिटी है ना, ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो ये कमेटी क्या है, ये कमेटी में 5 लोगों का मेंबरशिप है. ठीक है, दिस इज द कमेटी एंड दिस हैज 5 मेंबर्स. ये 5 मेंबर कौन कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री होंगे,
करंट आरबीआई गवर्नर होंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होंगे और 2 मेंबर जो होंगे यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट मेंबर है। मतलब ये 5 लोगों का एक ग्रुप होता है। ये 5 लोगों का ग्रुप बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनका प्रोफाइल वगैरह चेक करना कि उन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया है, मतलब बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग पोस्ट ना, तो उसकी वजह से कैंडिडेट्स को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर कैंडिडेट्स को जब वो शॉर्टलिस्ट कर देते हैं तो वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये भेजते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स के पास। और ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स कौन हेड कर रहा होता है? इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हेड कर रहे होते हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इसको हेड करते हैं एंड उसके बाद कभी कैबिनेट कमेटी जो है एक रिकमेंडेशन देती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपॉइंटमेंट करा देते हैं किनका? आरबीआई के गवर्नर का। सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, प्रोसेस है कि पहले 5 लोगों का एक कमेटी है, वो एक नेम्स देते हैं और फिर वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है ये आप लोग जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे इन लक्ष्मीकांत, उसके बाद वाला ही चैप्टर है कि कैबिनेट कमिटीज के ऊपर चैप्टर है। तो वो कैबिनेट कमिटी जो है, देयर आर 4 बिग कैबिनेट कमिटीज, तो उसमें से 3 के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड योर इकोनॉमिक अफेयर्स, उनके हेड्स जो है ही इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो क्या करते हैं, लास्टली वो अपॉइंट कर देते हैं जो आपके आरबीआई के गवर्नर हो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। उनका जो जनरल टर्म है दैट इज 5 ईयर्स, लेकिन एक्सटेंशन किया जा सकता है, जैसे कि अगले लाइन में लिखा हुआ है द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट मे बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, द टर्म ऑफ जो उनका गवर्नर का जो टर्म पीरियड है वो फिक्स किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और उनका जो सेंट्रल जो बैंक के चीफ है दैट इज आरबीआई के जो गवर्नर है वो एलिजिबल हो जाते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, उनको फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है और एक्सटेंशन भी उनके पीरियड का किया जा सकता है। जैसे इन दिस केस शक्तिकांत दास जी was his tenure was extended for 1 year। तो क्योंकि 5 साल ही है, 5 साल तक ही आप मैक्सिमम बन सकते हैं, लेकिन आपका पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सो इन दिस केस ही was extended for 1 more year, that is 6 year। The RBI Act 1934 does not mention any specific qualification। कोई specific qualification ऐसा mention नहीं किया जाता है कि आपको इतना क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। There is no such qualification। अगर आपका educational background strong है, experience है, because this is a very very big post। आप पूरे financial system of a country का आप regulator बन जाएंगे। You would be the leader of that। तो you have to be very experienced, very diverse, very skillful person। You have to know how to handle situation। You have to have that knowledge। तो उसी के लिए there is no such qualification कि आपको ये डिग्री ये डिप्लोमा किया ही होना होगा। there is no such background in that। you have to be very skillful, you have to be very you have to know how to solve the problem, because these are very real issue and one change in decision can change the entire decision। so you have to be very well aware about those things and you have to have a knowledge about how the country works, how the system works, how the market works, how the how the policies work, what kind of policy we should make। तो ये सारा जो पूरा आइडिया जो है ये यहाँ पर होना होगा, तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। there is no specific mention about that। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर असद्स आउस्टर इंडिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो अगर हम थोड़ा सा सीरिया का स्टोरी के बारे में जाने, सीरिया वाज अ नेशन, हमेशा से देयर वाज वन लीनिएज। असद फैमिली जो है ये यहाँ पर रूल कर दिया फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स दे हैव बीन रूलिंग इन सीरिया। तो क्या होता है कि जैसे ही मतलब बशर अल असद, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया, ये क्या थे, हिज फैमिली वाज द रूलर ऑफ सीरिया। सीरियन गवर्नमेंट के वो रूलर थे, डिक्टेटर्स थे बेसिकली। तो इनके बड़े भाई बशर अल असद के बड़े भाई ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट एंड बशर अल असद वाज अ डॉक्टर इन यूके। वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, ही वाज अ डॉक्टर इन यूके एंड वो क्या कर रहे थे, ही वाज लिविंग अ वेरी लोली लाइफ इन यूके। बट आफ्टर his brother died, he was the next heir apparent of Syrian government। तो वो Syrian government के next heir apparent बन गए थे। So he had to come back to Syria and उनको बाद में he was the popular leader at that time। but उसके बाद क्या हुआ, because he was also he was not a democratic leader, he was a dictator। तो उसके वजह से क्या हुआ, he started cracking down all the other parties जो है उनको वो crack down करने लगे। and cracking down की वजह से क्या हुआ, a 14 year long सिविल वॉर, सीरियन सिविल वॉर, दुनिया का सबसे डेडली सिविल वॉर जो है वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जैसे ही वॉर जो है ये चलने लगा, कंटिन्यूस हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ग्रुपिंग्स जो है वो
अलग अलग जगह से बनने लगे। जैसे कुछ टेररिस्ट के ग्रुप्स हैं, ठीक है, सम ग्रुप्स आर फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया, ईरान, लेबनान। इनके जो हिजबुल्लाह के जो मेंबर्स हैं दे सपोर्ट बशर अल असद का गवर्नमेंट। इसीलिए यू विल सी दी बशर अल असद's family they have moved to Russia because they are Russian allies। and अगर आप देखें तो बशर अल असद का जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है इज़ विथ द इरानियन गवर्नमेंट एंड विथ पुतिन्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा फेवरफुल उनका गवर्नमेंट है। On the other hand, because Russia is very Syria is very close to Israel and Israel का ये जो रशिया है ना, what happens is ईरान अपना कुछ भी अगर मिसाइल्स वगैरह वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, फ्रॉम ईरान इट कम्स टू सीरिया, फ्रॉम सीरिया इट गोज टू लेबनान, हिजबुल्लाह के पास आता है, एंड देन द अटैक कंटिन्यूज फ्रॉम लेबनान इट कम्स टू गाजा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दो टीम्स में बटे हुए, एक जो कैपिटलिस्ट लेड गवर्नमेंट ऑफ एलाइज ऑफ योर NATO countries like Israel, NATO not exactly but NATO allies countries like Israel हो गए, फिर आपके टर्की है, ये सारे एक टीम में हैं। और दूसरे टीम में कौन है, रशिया एंड इट्स allies लाइक योर रशिया हो गए, आपके ईरान हो गए, हिजबुल्लाह के जो ग्रुपिंग्स है। तो यहाँ पे दो टीमों में डिवाइडेड है और साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट का सरकार तो है एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मेजर प्लेयर कौन है, द अलकायदा ग्रुप। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ जो है इस कंट्री में अपना अपना खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूज़ में देखें क्या हुआ है कि जो अलकायदा बैक जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है उनका नाम क्या है, हयात तहरीर अल शाम, HTS, ठीक है, वी विल कॉल इट HTS। HTS ग्रुप क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये क्या है, अलकायदा का एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, इट्स अ पावरफुल फोर्स या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अलकायदा बैक्ड ये लोग हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया, पहले इन्होंने एलेप्पो सिटी गिराया एंड नाउ दे आर मूविंग टू दमास्कस, ठीक है। तो बिटवीन अ सेक्युलर डिक्टेटरशिप दैट कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स एंड अ सर्जिंग ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स विद मेनेसिंग रीसेंट पास्ट लाइज द प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ lies the present and futures of 23.5 million Syrians। तो यहाँ से क्योंकि बशर अल असद भी चले गए, उनकी फैमिलीज छोड़ के चले गए, रशिया की तरफ वो लोग चले गए और यहाँ पर क्या है, अब अलकायदा बैक्ड जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सीरिया का जो गवर्नमेंट है इट हैज़ कोलैप्स्ड, बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुका है एंड यहाँ पे लोग जो है वो भाग गए एंड यहाँ पर जो बचे हैं दोज आर द सीरियंस जो यहाँ पर रह गए हैं, जो कि तब से सिविल वॉर से भी झंझोड़ते हुए अपने आप को आ रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बशर अल असद का गवर्नमेंट गिरा तो यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे शुरू हो गया। 8 years ago मिस्टर असद सिम्स टू बी विनिंग द सिविल वॉर। 14 years से ये जो सिविल वॉर से ये चल रहा है। तो 8 साल पहले ऐसा लगा था कि मिस्टर असद जो है वो जीत रहे हैं एंड ही हैड रिकैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द एरिया, जो कि टेरिटरीज जो उन्होंने खो दिए थे, मोस्ट ऑफ द एरियाज ही लॉस्ट दोज टेरिटरीज। बट क्योंकि अलकायदा ग्रुप जो है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुपिंग को आपके इजराइल और आपके इजराइल टर्की का इनका बैकिंग है, टर्की का बैकिंग है, अलकायदा के पास टर्की का बैकिंग है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टर्की का क्योंकि हेल्प है, बिकॉज टर्की इज अ नेटो कंट्री, यहाँ पर यूएस का भी कहीं ना कहीं हेल्प रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेरिटरीज है जो भी खो गए थे, उनको जो भी अलकायदा के पास चले गए थे वो सारे उन्होंने अपने रीच कैप्चर जो है वो करना शुरू कर दिया था। और किनका हेल्प लिया, यहाँ पे देखिए रशिया का हेल्प लिया था, ईरान का हेल्प लिया था और हिजबुल्लाह का यहाँ पर हेल्प लिया था। However, it made Assad's dramatic fall on the December 8. Possible factors were beyond his direct control. After Israel-Hamas war broke out in 2023, Israel had carried out airstrikes in Syria, which weakened its armed forces. तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक साथ काम कर रहे थे, पर जैसे ही इजराइल हमास वॉर जो है चल रहा था, क्योंकि इजराइल ने बहुत सारे जो है आपके मिसाइल्स फेंके थे इन सीरिया ऑल्सो, तो उसके वजह से पूरा जो यहाँ का जो आर्म फोर्सेस है वो बिल्कुल वीक हो चुके हैं थे एंड उसकी वजह से पॉसिबल ये ड्रामेटिक डाउनफॉल जो है आपको देखने को मिलेगा बशर अल असद का। तो अगर हम आपको देखा है, ये सीरिया का मैप है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज यू विल सी दिस इज लेबनान, ठीक है। यहाँ हिजबुल्लाह का जो ग्रुपिंग है वो रहता है, दिस कंट्री इज इजराइल, नीचे इजराइल है। यहाँ बीच में एक कंट्री आता है जॉर्डन, ठीक है, बीच में जॉर्डन है एंड दिस इज सीरिया। तो ये जो एरियाज है देखिए, यहाँ पर क्या है, दिस इज यूएस आउटपोस्ट, यूएस की आर्मी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो जो हयात HTS जो ग्रुपिंग था अलकायदा का, ठीक है, और सीरिया के जो डिक्टेटर है उनके ऑपोजिशन में है। ये जो पूरा पिंक कलर में है, ये दिस लिटरल पार्ट, दिस इज योर सीरिया का जो गवर्नमेंट है, दैट इज एलेप्पो सिटी वगैरह यहीं पर है, नहीं एलेप्पो सिटी इज हियर एंड दमास्कस इज हियर, द कैपिटल ऑफ सीरिया।
फिर ये क्या है, एंड देर आर सो मेनी प्लेसेस जो कि वॉर में है, जैसे टर्किश मिलिट्री यहाँ है, यहाँ टर्की देश है, ठीक है, टर्किश मिलिट्री जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ कुर्ड्स जो है, दीज आर माइनॉरिटीज़, ठीक है, ये याद रखिएगा, कुर्ड्स जो है ये माइनॉरिटीज़ है, वो यहाँ पर रहते हैं इन द पर्पल कलर एरिया। तो बहुत सारे यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे पावर्स थे यहाँ पर खेल रहे, मतलब यहाँ पर बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा ऑफ मेनी रिजीम्स एंड मेनी पीपल कमिंग इन टू प्ले। सो यहाँ पर उनका डाउनफॉल हो चुका है। वी विल नो कि आगे क्या हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांटेड इन 2020 ending of 2024, a new war, a new regime, a kind of a new downfall of a country. We never wanted that, because this year we saw, you know, be it Iran, be it Israel, be it Bangladesh, be it, you know, be it Syria for now. So there are many places जो कि इस समय they are in the verge of collapse, like this country Syria is on the verge of collapse. तो यहाँ पर अभी हमें देखना ही होगा कि क्या चल रहा है एंड कौन कब क्या है। दिस इज़ इराक, ओके, दिस इज़ इराक, दिस कंट्री इज़ इराक। तो आपका काम ये रहेगा, आपको ज्योग्राफी से जितना भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कौन सा देश कहाँ लोकेटेड है, किसका कौन सा कौन सा पार्ट जो है, कौन सा वाटर बॉडी है यहाँ पे, वो सब आपको खुद से देखना होगा, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क। यू मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू मेक श्योर यू आर लोकेटिंग ऑल द प्लेसेस ऑन द मैप। दिस हैज़ द हाइएस्ट चांस टू कम इन द एग्जामिनेशन। डू प्रिपेयर फॉर दिस, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फ्रिगेट INS तुशील कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन कैलिनिनग्राड। तो कैलिनिनग्राड जो है इट इज इन रशिया, और वहाँ पर INS तुशील, ठीक है, इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्रीज दैट इज रशिया एंड आपके इंडिया दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, काउंटर टेररिज्म, ये सारी चीज़ों में दोनों कंट्रीज जो है ये एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या है, INS तुशील जो है ये रशिया में बनाया गया है एंड इसको इंडिया में लाकर हम कमीशन करेंगे। तो हम INS तुशील के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। मतलब ये क्या है, मल्टी रोल, इसका प्ले बहुत कुछ रोल प्ले कर सकता है। स्टेल्थ गाइडेड है, मतलब आपको मैंने बताया ये स्टेल्थ मतलब आप छुप सकते हैं, रडार में नहीं आएंगे। मिसाइल फ्रिगेट है, आप इसमें मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। इट इज़ द लेटेस्ट सीरीज ऑफ अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास, ठीक है। क्रिवाक 3 क्लास जो है ना, ये हम रशिया से खरीद रहे हैं। ये क्या है, अपग्रेडेड रशियन डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, रशियन डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1135.6 का ये पार्ट है। 1135.6 में हम लोग 6 फ्रिगेट्स जो है उनसे खरीदने वाले हैं, ठीक है। रशिया से हम 6 फ्रिगेट्स खरीदने वाले हैं। फ्रिगेट्स इज यू विल सी लाइक दिस, ये आपका INS तुशील है, ठीक है। INS तुशील इज दिस। तो ऐसे हम 6 इनसे खरीदने वाले थे। 6 में 3 जो है वो तलवार क्लास फ्रिगेट्स है एंड 3 जो है वो तेग क्लास फ्रिगेट्स है, ठीक है। तो 6 में 3 तलवार क्लास फ्रिगेट्स है, ये आपके 3 तेग क्लास फ्रिगेट्स है। उसके बाद हम क्या है, इसमें इसी क्रिवैक क्लास में ही हम एड ऑन्स जो है वो लेने वाले थे, और 2 हम एड ऑन्स खरीदेंगे, मतलब कुल मिला के हम 8 खरीदने वाले थे। तो उसमें से 6 जो है, ये 6 में 3 हमने ले लिया है। और उसके बाद दिस इज एडिशनल वन, INS तुशील इज एडिशनल वन, एडिशनल फ्रिगेट, दिस इज एडिशनल फ्रिगेट जो हम रशिया से खरीदेंगे। एंड ये क्या है, मल्टी रोल है इसमें। INS तुशील जो है ये क्या है, 7th वेसल इन द सीरीज ऑफ फर्स्ट 2 अपग्रेडेड फ्रिगेट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट इन, जो 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैंने बताया ना कि मतलब हम लोग वैसे हमने 6 खरीदा था, दिस इज एड ऑन एडिशनल वाला है, तो उसकी वजह से दिस इज द 7th वेसल, इट इज द 7th वेसल। एंड यहाँ पर ये 2016 में हमने इनके साथ साइन किया था एंड ये अभी हमें कमीशन कराएंगे। द शिप नेम इज तुशील, ट्रांसलेट्स टू प्रोटेक्टर शील्ड, प्रोटेक्शन के लिए इट इज प्रोटेक्टर शील्ड है। एंड इट्स क्रेस्ट एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इम्पेनिट्रेबल शील्ड, मतलब अभेद्य कवचम, मतलब जो कवच जिसको हम भेद नहीं सकते हैं ना, तो वो क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो तुशील का मतलब ही है प्रोटेक्शन, द शील्ड दैट कैन प्रोटेक्ट, रिफ्लेक्टिंग नेवीज कमिटमेंट टू सेफगार्ड इंडियाज मैरीटाइम बॉर्डर्स। हमारा जो नेवी का कमिटमेंट है वो दिखाता है। तो INS तुशील याद रखिएगा, हम किससे खरीद रहे हैं, वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम रशिया। इट कम्स अंडर क्रिवैक 3 क्लास, क्रिवैक 3 क्लास, ठीक है। क्रिवैक 3 क्लास में ये काउंट किया जाता है। और वैसे ही इंडिया रशिया का कोऑपरेशन के लिए, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट बायर फॉर रशिया, तो वन ऑफ द बिगेस्ट बायर फॉर रशिया, तो उसी के लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ योर INS तुशील। और
वी आर गोइंग टू परचेज इट। ये ब्लू वाटर में चलता है, ऑलराइट, ये वैसे मतलब कोल्ड वाटर्स में चल पाएगा, इट इज शुड बी द वाटर शुड बी ओपन, ठीक है, ब्लू वाटर में ये मूव करता है। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज अप्रोच इलेक्शन कमीशन टू इनैक्ट पोश एक्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पोश एक्ट है उसको हमें लागू कराना चाहिए इन इलेक्शन पार्टीज ऑल्सो, पॉलिटिकल पार्टीज में। तो जो पोश एक्ट है वो क्या है वो भी हम समझेंगे, पहले हम ये न्यूज में क्या आया है वो देखते हैं। Supreme Court of India on Monday asked petitioners seeking application of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act or the POSH Act of 2013 in political parties to first approach the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, एक पटिशनर आए, उन्होंने कहा कि हमें जो ये पोश एक्ट है इसको हमें लागू करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज अल्टीमेटली इज एन इंस्टीट्यूशन, हमें वहाँ पे भी लागू करना चाहिए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप लोग अप्रूवल लीजिए। न्यूज़ इतना ही है, ठीक है, न्यूज़ इतना ही है, लेकिन हमें जानना होगा पोश एक्ट कैसे डेवलप हुआ। पोश एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोश इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरासमेंट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, ये पोश एक्ट को 2013 में लाया गया था। तो इसका अगर आप बैकड्रॉप देखें तो बहुत सारे एक्ट्स के मिलजुल के ये एक्ट जो है इसको बनाया गया है। सबसे पहले भंवरी देवी की इंसिडेंट जो है वो 1992 में हुआ था। भंवरी देवी कौन थी? एक सोशल वर्कर्स थी जो कि वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करती थी। उन्होंने प्रोजेक्ट ऑफ वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट कर रही थी एंड शी वॉज अ सोशल वर्कर, लेकिन उनका क्या हुआ, गैंग रेप हो गया था अनफॉर्चुनेटली एज शी ट्राइड टू प्रिवेंट द मैरिज ऑफ 1 year old गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो 1 साल के बच्ची का जो है ये चाइल्ड मैरिज होने से रोक रही थी, शी वाज ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्टेड। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये 1992 का इवेंट हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस को लाया। दीज आर वेरी वेरी फेमस विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस में क्या था कि वाइल हियरिंग प्लीज फाइल्ड अगेंस्ट द क्राइम, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गारंटीइंग अगेंस्ट दी सेक्शुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो विशाखा गाइडलाइंस जब उन्होंने लाया, दिस आर नॉट एक्ट, दिस इज गाइडलाइंस दैट इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो कोई कानून ही नहीं है कि मतलब महिलाओं का प्रोटेक्शन जो हम वर्क प्लेस में ही ना कर पाए, ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है जो गारंटी दे सके। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशाखा गाइडलाइंस लाया था। बहुत सारे गाइडलाइंस को उन्होंने लाया और ये जो गाइडलाइंस थे, गाइडलाइंस का बैकड्रॉप क्या क्या है वो हम देखते हैं। जैसे आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेशन रोकेंगे, कोई भी चाहे रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, कोई भी आप जो भी इनइक्वालिटी है आप उसको, डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए थे, नॉर्म्स हुए थे, सच एज जनरल रिकमेंडेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विच इंडिया रेटिफाइड इन 1993। हमने ये रेटिफाई किया था 1993 में। तो ये भी बहुत, इसके भी कुछ गाइडलाइंस मिला लिए। आर्टिकल 15 था। तो उसके बाद पॉश एक्ट आया, पॉश एक्ट इन 2013। काफ़ी समय लग गया हमें इसको एक्ट को लाने के लिए, पर ये 2013 में ये एक्ट को लाया। इस एक्ट के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को बनाया जाएगा, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को बनाया जाएगा। ये एक फॉर्मल बॉडी रहेगा जो कि सेक्सुअल हैरासमेंट से डील करेगा। आप अगर अपने कॉलेजेस भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आईसीसी का ऑफिस जरूर देखने को मिलेगा। वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है उसका वो हर जगह पे बनेगा, हर कोई इंस्टीट्यूशन में उसको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है एक बनाना पड़ेगा। इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को जो है 4 मेंबर्स होने होंगे, ठीक है, मिनिमम इसके 4 मेंबर्स होंगे और उसमें से एटलीस्ट 2 वुमेन, 2 जो मेंबर होंगे, 4 लोगों का ये टीम होगा, इसमें से 2 जो मेंबर होंगे वो उनको महिला होना होगा। A presiding officer who has to be a woman employed at a senior level at workplace। तो अगर आप कोई वर्क प्लेस में जाएंगे, वहाँ के जो सीनियर लेवल की जो वो महिला होंगी, she has to be the presiding officer in this कमेटी, ठीक है, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना होगा। 2 मेंबर होंगे जो एम्प्लॉयज, 2 मेंबर फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। 2 लोगों को एक्सपीरियंस होना होगा और मतलब लीगल नॉलेज भी होना होगा। एक एक्सटर्नल मेंबर होना होगा जो कोई भी एनजीओ से हो सकता है और मतलब जो कि कोई भी अनड्यू अगर प्रेशर हो उसको प्रीएम्प्ट कर सके, हटा सके सीनियर लेवल से। Besides, the act mandates every district in the country to create a LC to receive complaints from एक कमेटी बनाना होगा। एक इस तरीके से आपको एक कमेटी को बनाना पड़ेगा जो कि कंप्लेंट सुने। जो भी फर्म हो, कोई भी अगर फर्म हो, कोई कंपनी हो जहाँ पर लेस देन 10 एम्प्लॉयज है। ये जो पोश एक्ट है ना, ये
पोश एक्ट का एक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना हो तो आपका जो क्राइटेरिया है कि यहाँ पर 10 मेंबर से ज़्यादा होना होगा, ठीक है, 10 मेंबर से ज़्यादा यहाँ पर मेंबर्स होना होगा। मतलब वर्क में अगर कोई कंपनी है वहाँ पे 10 लोगों से ज़्यादा का मेंबर होना होगा। लेकिन उन कंपनीज का क्या, जहाँ पर 10 मेंबर से कम लोग जो है वो काम करें, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करना होगा। जैसे कोई छोटी कंपनी है, लेट्स से 7-8 लोगों का एक कंपनी है, तो वो अगर वहाँ पर कुछ इस तरीके से सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, नाउ द गर्ल कैन और द वीमेन कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कमिटी, जो कि मतलब एक कमिटी बनाएंगे और वहाँ पर वो कंप्लेन कर सकती है। एंड सेम गोज फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स है, डोमेस्टिक वर्कर जैसे महिला अगर कहीं जाके काम करती है, वहाँ पे उनके साथ सेक्सुअल हेरासमेंट हुआ, देन शी कैन गो एंड फाइल इन दिस कमिटी, कंप्लेन जो है वो इस कमिटी में वो फाइल कर सकती है। तो ये पोश एक्ट के बारे में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। ऑल दी 4 टॉपिक्स टुडे वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनको थरोली रीड करना है, थरोली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. Till then, take care and thank you.